नमस्कार साथियों। राजस्थान में होने वाले प्रजामंडल और उन प्रजामंडलों के अधीन चलने वाले जितने भी आपके राजनीतिक गतिविधियां हैं, जितने भी आपके जो राजनीतिक अधिकारों को लेकर किए जाने वाले आंदोलन हैं, उन सभी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारी जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लासों में हमने मत्स्य क्षेत्र के जो प्रजामंडल आंदोलन है उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों प्रजामंडलों का हमने अच्छे से अध्ययन किया था। हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र विद्यार्थी हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र में हम कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिलों को शामिल करते हैं। और झालावाड़ क्षेत्र में हम देखते हैं कि बूंदी प्रजामंडल बना था, हाड़ौती प्रजामंडल बना था, कोटा प्रजामंडल बना था, झालावाड़ के अंदर प्रजामंडल बना था। तो जो हाड़ौती क्षेत्र के प्रजामंडल है, उन हाड़ौती क्षेत्र के प्रजामंडलों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बूंदी प्रजामंडल को पढ़ेंगे, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे पहले बूंदी के अंतर्गत हमें प्रजामंडल घटित होता नजर आता है 1931 में। फिर हम हाड़ौती के प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाड़ौती से निकलने वाले कोटा प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सबसे अंत में राजस्थान का सबसे अंतिम या राजस्थान का सबसे नवीनतम जो प्रजामंडल बना है, जिसके बारे में आप याद करने की कोशिश करते हो, 1946 के आसपास झालावाड़ प्रजामंडल, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र का जो प्रजामंडल है, इसमें सबसे पहले हम जिस प्रजामंडल की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, वह रहेगा आपके बूंदी प्रजामंडल। मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी प्रजामंडल को आप उनकी तारीखों के अनुसार याद नहीं करें, रटे नहीं, क्षेत्र वाइज आप चीजों को पढ़ने का प्रयास करें, चीजें आपके लिए और आसान हो जाएगी। बूंदी प्रजामंडल को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों, यहाँ के आपके 3 शासकों को आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे रघुवीर सिंह, ईश्वर सिंह और बहादुर सिंह। ये मैं नाम आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब हम बूंदी प्रजामंडल की घटनाओं को पढ़ेंगे तो इनके नाम आपके सामने बहुत बार आएंगे। जैसे रघुवीर सिंह हो गए, इसके बाद में आपके ईश्वर सिंह हो गए, और इनके बाद में आपके बहादुर सिंह। इन 3 शासकों की हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि अधिकांश जो घटनाएं हैं इन 3 शासकों के समय घटित होती है प्रजामंडलों की, ये प्रजामंडल के आसपास के कालक्रम की 1899 से लेकर 1927 तक। तारीखें याद नहीं रखें, ये केवल समझने के लिए है। 1899 से लेकर 1927 तक आपके शासक रहते हैं रघुवीर सिंह। फिर 1927 से लेकर आपके 1945 तक शासक रहते हैं आपके ईश्वर सिंह, और फिर उसके बाद में 1946 से आपके आगे जो शासक बनते हैं विद्यार्थी, उनका नाम है आपके बहादुर सिंह। और इन्हीं के समय फिर हम देखते हैं कि बूंदी का भारतीय संघ में विलय होता है। फिर भारतीय संघ में विलय होने के बाद में जो राजस्थान संघ बनता है, दूसरा चरण बनता है, उसके समय बूंदी राजपूताना का भाग बन जाता है, एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो ये जो 3 शासक हैं, इन 3 शासकों के समय होने वाली सारी घटनाओं को पढ़ेंगे तो इस प्रजामंडल के आसपास जो भी राजनीतिक उठापटक हो रही है, जो भी राजनीतिक घटनाएं हो रही है, हम उनको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बूंदी के अंतर्गत विद्यार्थियों, राजनीतिक जागृति को शुरू करने का श्रेय बिजोले किसान आंदोलन को जाता है। अगर आपने मेवाड़ के अंतर्गत बिजोले किसान आंदोलन को पढ़ा हो तो बिजोलिया से लगता क्षेत्र विद्यार्थी बूंदी का है, और बिजोलिया से जो क्षेत्र बूंदी का लगता है उसको बरड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो किसान जन जागृति आई थी, और किसानों से जो राजनीतिक जन जागृति आई है, कहीं ना कहीं उससे जन जागृति से बूंदी के क्षेत्र के लोग भी आपके प्रभावित होते नजर आए। फिर जो विजय सिंह पथिक थे और जो राजस्थान सेवा संघ थी, उस समय जो प्रमुख संस्था थी राजनीतिक स्तर पर कार्य करने वाली, इनके जो जितने भी सदस्य हैं, उनका कई बार आपके बूंदी के क्षेत्र में आपके यात्राएं हुई है। उन यात्राओं से कहीं ना कहीं बूंदी के लोग भी प्रभावित होते नजर आए। बूंदी के अंतर्गत विद्यार्थियों, जब रघुवीर सिंह शासक थे तो उस समय बूंदी के अंतर्गत हमें किसान आंदोलन दिखाई देता है, और बूंदी में हमें जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है वो सबसे पहले किसान आंदोलन के माध्यम से ही दिखाई देती है। 1922-23 के आसपास बूंदी के जो बरड़ क्षेत्र है, वहां पर किसानों ने आपके आंदोलन शुरू किया था, जिसको आप बूंदी का बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1922-23 के आसपास ही शुरू हुआ था। बरड़ यानी वह स्थान बूंदी का जो बिजोलिया से लगता है, उसको बोलते हैं बरड़ क्षेत्र। अब विद्यार्थियों, किसान एकत्रित हो रहे हैं। हम जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं अभी किसान आंदोलन की उतनी ही बात करूंगा जितनी हमारे प्रजामंडल से चीजें कनेक्ट हो जाए। तो जो बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन है, यहाँ के किसान जब आपके राजस्थान सेवा संघ के पास जाते हैं, विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं, और जब वहां से सलाह मशवरा करते हैं किस प्रकार से बूंदी के अंतर भी आपके किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए, और फिर किसान आंदोलन से राजनीतिक जन जागृति की ओर जाया जाए,
तब उनको सलाह दी जाती है कि आप भी कोई संगठन बनाइए, कोई समूह बनाइए। और इसी चीज से प्रभावित होकर बूंदी के अंतर्गत डाबी किसान पंचायत का निर्माण होता है। इस थोड़ा सा नाम आप जरूर याद रखेंगे, डाबी किसान पंचायत का आपके गठन किया जाता है। और इसे डाबी जैसे आप देखते हैं ना ऊपर माल पंच बोर्ड बिजोली किसान आंदोलन में, ठीक वैसे ही आपके यहाँ पर भी डाबी किसान पंचायत गठन किया जाता है 1920 में। साधु सीताराम दास के द्वारा आपके इस पंचायत गठन किया गया, लेकिन इस पंचायत का जो अध्यक्ष सरपंच है वो हरला भड़क को बनाया गया था। अभी हम देखेंगे पंचायत किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधि में आगे बढ़ती है। तो 1920 के अंदर इसका गठन हुआ था और गठनकर्ता विद्यार्थी आपके साधु सीताराम दास थे। लेकिन इसके जो पहले सरपंच, ये हम बोल सकते हैं अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले विद्यार्थी हरला भड़क थे। इनको आपके प्रथम सरपंच या अध्यक्ष बनाया गया था। डाबी किसान पंचायत ने किसानों को एकत्रित किया, विभिन्न जन समूह को एकत्रित किया, बूंदी के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। हालांकि उन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य किसानों की मांगों को पूर्ण करना था, लेकिन जब किसानों की मांगे उठती है तो धीरे धीरे आदिवासी जन समूह भी उनसे कनेक्ट होते जाते हैं, उनसे मिलते जाते हैं और धीरे धीरे अन्य वर्ग भी इस आंदोलन से जुड़ते जाते हैं। फिर ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह जाता, सभी वर्गों का आंदोलन वो बन जाता है और इस प्रकार से भी राजनीतिक गतिविधियों की आपकी शुरुआत हो जाती है। जो बरड़ किसान आंदोलन हुआ था, इस बरड़ किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था नैनूराम शर्मा। जो ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया है विद्यार्थियों, वो आपके नैनूराम शर्मा ने किया। हम देखेंगे जब हम हाड़ौती या आपके कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे तब इनका नाम आप बार बार सुनोगे। और इस प्रकार से नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में आपके जो बरड़ किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन 2 अप्रैल 1923 को, जैसा कि आप सब जानते हो, डाबी नामक स्थान पर जब किसान एकत्रित होते हैं और उन किसानों का नेतृत्व नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो रियासती सरकार है उनकी जो एक पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, उन्होंने गोलियां चलाई और उस गोलियों में आपके जो नानक जी भील है और नानक जी भील के साथ विद्यार्थियों जो आपके देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हो जाते हैं। यह आपके अप्रैल 1923 की घटना है। इसे हम इतिहास में डाबी हत्याकांड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह हत्याकांड डाबी नामक स्थान पर हुआ था। तो डाबी हत्याकांड के संबंध विद्यार्थियों आपके बूंदी जो किसान आंदोलन है, बड़ किसान आंदोलन, उनसे जुड़ा हुआ था। जैसे ही आपके किसानों की हत्याएं होती है, नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर जैसे जो आपके जन नेता है, किसान नेता है, वो शहीद होते हैं, तो एक प्रकार से राजनीतिक लहर जो आपके बूंदी में दौड़ पड़ती है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और जो किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास वहां की बूंदी की रियासत, वहां के शासक कर रहे थे, वो लहर दबी नहीं है बल्कि और तेजी से फैलने वाला काम किया है। क्योंकि जब हम आगे गतिविधि देखेंगे, इसी हत्याकांड के बाद में इसी किसान आंदोलन से प्रेरित होकर ही बूंदी के अंतर्गत लोग एकजुट होना सीखे, लोग एक प्रकार से राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मांग करने की शुरुआत कर दी। क्योंकि लोगों को पता था कि जब तक रियासती सरकार रहेगी, औपनिवेश सरकार रहेगी, तब तक ऐसे कई डाबी हत्याकांड होंगे। जब तक अधिकार जनता के हाथ में नहीं आएंगे तब तक लोगों को किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं मिल सकते। तो पहले राजनीतिक अधिकारों की आपकी मांग करनी पड़ेगी। तो जो डाबी हत्याकांड हुआ है या फिर जो बड़ किसान आंदोलन है या फिर आपके डाबी किसान पंचायत है, जिनसे जुड़े जो नेतृत्व करता है, साधु सीताराम दास होगी, हरला भड़क होगी, नानक जी भील होगी, देवीलाल गुर्जर होगी, इन्होंने कहीं न कहीं प्रारंभिक रूप में बूंदी के अंतर्गत राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जन जागृति का काम किया था। तो अभी जो घटना है विद्यार्थियों, सारी ये घटना किस शासक के समय हुई थी, अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आपको रटना नहीं है। जो रघुवीर सिंह उस समय शासक थे आपके बूंदी के, उनके समय ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। 1927 में विद्यार्थी फिर से एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अब आपके शासक बन चुके विद्यार्थी आपके ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की एक पासवान थी जिसकी मृत्यु 1927 में हो जाती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए रामनाथ कुदाल को बुलाया जाता है। इनका थोड़ा सा आप नाम याद रखना भाई। रामनाथ जी को बुलाया जाता है, पुरोहित थे, उनको बुलाया जाता है और अंतिम संस्कार की जो भी विधियां होती है उनको करने के लिए वो कहा जाता है। लेकिन रामनाथ ने उस प्रकार की सारी जो अंत्येष्टि संस्कार है, जो गतिविधियां, धार्मिक प्रक्रिया, उसको करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो ईश्वर सिंह की जो पासवान जिसकी मृत्यु हुई है उसका संबंध राजघराने से नहीं है, तो ये कोई पवित्र रिश्ता नहीं है, वेद आपके संबंध नहीं है, तो मैं इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करूंगा। और इससे जो राज परिवार है दुखी होता है, कहने के रुष्ट होता है। और कुछ समय के बाद में जो आपके रामनाथ कुदाल है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो रामनाथ की हत्या होती है, इससे फिर से आपकी बूंदी के अंतर्गत एक प्रकार से लोगों में असंतोष की भावना जागृत होती है रियासती सरकार के प्रति, वहां के राज परिवार के प्रति। और हम देखते हैं कि इस घटना के बाद में
बूंदी के अंतर्गत जो परिवार सबसे आगे आकर राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है वो है मेहता परिवार। आप सब जानते हो मेघवान मेहता, इसके बाद में नित्यानंद मेहता, इसके बाद में एक नाम पढ़ते हो ऋषिदत्त मेहता। क्योंकि आप ऋषिदत्त मेहता का नाम ज्यादा पढ़ते हो इसलिए वो लोकप्रिय नजर आते हैं। तो ऋषिदत्त मेहता के ही पिताजी थे नित्यानंद मेहता, और नित्यानंद मेहता के पिताजी थे आपके मेघवाहन मेहता। तो यहाँ पर आपको तीन नाम थोड़े से याद रखने हैं, मेघवाहन मेहता, इसके बाद में आपके नित्यानंद। नित्यानंद आप थोड़ा सा लोकप्रिय नाम है, जब ग्रंथ अकादमी पुस्तकों में जाएंगे तो इनका नाम आपको मिल जाएगा वहां पर। और जो नाम आप रटते हो प्रजामंडल के दौरान वह है ऋषिदत्त मेहता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मेघवान मेहता है बूंदी के कुछ समय के लिए दीवान पद पर रहे थे। नित्यानंद मेहता कुछ समय सेनापति की भूमिका निभा रहे थे, सैनिक कार्य जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में मेघवान ने भी आपके त्याग पत्र दे दिया और नित्यानंद जी ने आपको त्याग पत्र दे दिया। नित्यानंद जी ने बूंदी के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधि को बढ़ाने का काम किया। 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन नित्यानंद जी ने भाग लिया था। 1940 में राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप सब जानते हैं कि जो जेल भरने का एक प्रकार से कार्यक्रम चल गया था। तो उस समय आप देखेंगे कि जो बूंदी रियासत है, बूंदी रियासत से जिस व्यक्तित्व ने सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था 1940 में, वो व्यक्तित्व और कोई नहीं, नित्यानंद जी थे। और नित्यानंद जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय भी नित्यानंद जी ने भाग लिया था और उनको 4 साल की सजा हुई थी। उनको बूंदी के किले में नजरबंद कर दिया था। और आप यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करें, नित्यानंद जी ने केवल अकेले भाग नहीं लिया 1942 के आंदोलन में, ऋषिदत्त मेहता भी उनके साथ थे। और ऋषिदत्त मेहता को उस समय अजमेर की जेल में नजरबंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। हालांकि ये बात हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक समझने वाली बात है कि केवल ऋषिदत्त मेहता ही राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। उनके परिवार से जो नित्यानंद मेहता है, उनसे उनके पूर्वज जो आपके मेघवाहन आपके जो है, वो भी कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीय गतिविधियों से हमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। और जब इस प्रकार की गतिविधि हो रही थी तो वह समय आया जिस समय को आप खूब रटते हो बच्चे की तरह, 1931 में विद्यार्थियों जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई वह था आपके बूंदी प्रजामंडल। और जो बूंदी प्रजामंडल है, और इस बूंदी प्रजामंडल के अंतर्गत हम देखते हैं हमें 2 नाम नजर आते हैं इसके एक गठनकर्ता के रूप में। एक तो कांतिलाल चौथानी, ये नाम भी आप खूब रटते हो, कांतिलाल चौथानी। और कांतिलाल चौथानी को ही आपके इस प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके सक्रिय सदस्य के रूप में जो हमें नाम नजर आता है, जो बाद में एक लोकप्रिय नाम बन गया था, वह था विद्यार्थी ऋषिदत्त मेहता। तो जो बूंदी प्रजामंडल है 1931 को गठित हुआ, कांतिलाल चौथानी जिसके प्रथम अध्यक्ष बने, और सक्रिय सदस्य के रूप में हमें ऋषिदत्त मेहता जी का नाम नजर आता है। तो आप देखेंगे 1931 से पहले भी कितनी सारी घटनाएं हैं। अब ये आपको याद कैसे रखना कि बूंदी प्रजामंडल जो गठित हुआ है उस समय वहां के शासक कौन थे, तो ईश्वर सिंह शासक थे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ये रघुवीर सिंह, ईश्वर सिंह और बहादुर सिंह जैसे आपके नाम बताए। कई बार कोई घटना होती है तो उस घटना के समय के शासक का नाम पूछ लिया जाता है, तो उसको रटना नहीं है। चीजों को आप तारीख थोड़ी सी दिमाग में रखेंगे, किस शासक का कालक्रम कौन सा है, तो चीजें अपना आप ही व्यवस्थित आपकी होती जाएगी। तो इस प्रकार से आपके 1931 में बूंदी प्रजामंडल गठन हो चुका है, जिसमें कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता जी का हमें योगदान नजर आता है। और उनसे पहले भी हमने कई सारी घटनाएं पढ़ी हैं। किसान आंदोलन को हमने कनेक्ट किया है राजनीतिक गतिविधियों से, क्योंकि उस समय बनने वाले संस्थाएं, उस समय होने वाले जो जन नेता है, उन्होंने कहीं न कहीं राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब प्रजामंडल बन गया है तो जाहिर सी बात उत्तरदायी शासन की मांग की जाएगी, शासन में आम जन की सहभागिता की मांग की जाएगी। लेकिन रियासती सरकार ऐसे तो कोई मांग पूर्ण करने वाली है नहीं। 1935 के आसपास प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में 1940 में जाकर ऋषिदत्त मेहता को छोड़ा जाता है। 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है, अगस्त क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। तो अन्य रियासतों की तरह बूंदी रियासत ने भी इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। नित्यानंद मेहता ने भाग लिया, उनके पुत्र ऋषिदत्त मेहता ने भाग लिया। नित्यानंद मेहता जी को 4 वर्ष की सजा हुई थी उस समय, और अजमेर जेल के अंतर्गत ऋषिदत्त मेहता को भी नजरबंद किया गया था। इसके बाद में जब ऋषिदत्त मेहता आपके रिहा हो जाते हैं, तो रिहा होने के बाद में क्योंकि प्रजामंडल को भी अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उन्होंने ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में एक नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया जिसे बोलते हैं बूंदी राज्य लोक परिषद। बूंदी राज्य लोक परिषद। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जो बूंदी प्रजामंडल है उसके बाद में जो एक नया आपके संगठन खड़ा किया है ऋषिदत्त मेहता जी ने, उसका नाम है बूंदी राज्य लोक परिषद, और जो इसके अध्यक्ष थे वो हरिमोहन माथुर को बनाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसके जो गठन करता है
वो तो ऋषिदत्त मेहता ही होंगे। गठनकर्ता आपके ऋषिदत्त मेहता ही हैं, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष हरिमोहन माथुर को बनाया गया है। इस बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपके। तो हरिमोहन माथुर इसके आपके अध्यक्ष बन गए। जैसे बूंदी प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कांतिलाल चौथानी बने हैं, तो बूंदी राज्य लोक परिषद के पहले अध्यक्ष हरिमोहन माथुर को बना दिया गया है। मंत्री ब्रिज सुंदर शर्मा को बनाया गया। एक नाम याद रख लेना भाई, जो ब्रिज सुंदर शर्मा है उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया था। और गठनकर्ता में नाम आप सब जानते हो ऋषिदत्त मेहता का आता है। तो जो बूंदी प्रजामंडल है, जो बूंदी राज्य लोक परिषद है, दोनों ही राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण ईश्वर सिंह जी के समय हुआ था। और दोनों राजनीतिक संस्थाओं में ऋषिदत्त मेहता का नाम नजर आता है, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। एक तो वो सक्रिय सदस्य की भूमिका निभा रहे प्रजामंडल में, और लोक परिषद में वो प्रमुख गठनकर्ता की भूमिका आपके निभा रहे। इसके बाद में 1946 के बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी तेजी से आपकी घटनाएं बदली। 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और वैसे ही हस्ताक्षर आपके बूंदी के शासक बहादुर सिंह जी ने किए थे। तो बहादुर सिंह जी के समय फिर बूंदी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके भारतीय संघ में शामिल हो गया। और एकीकृत हम चरण पढ़ते हैं, दूसरा चरण पढ़ते हैं 25 मार्च 1948 को। माफ कीजिए, आपके 25 मार्च 1948 जो दूसरा चरण था, और उसमें जो राजस्थान संघ बना था, उस राजस्थान संघ के अंतर्गत कई सारी रियासतों को आपके शामिल किया गया था। उनमें आपकी बूंदी भी थी। जब आप पढ़ते हो राजस्थान संघ के अंतर्गत आपकी ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा जैसे आप नाम पढ़ते हो, कोटा, झालावाड़, ऐसे बूंदी जैसे कई सारे आप नाम पढ़ते हो, जिनको मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था। और उस संघ की प्रक्रिया में आपके बूंदी को भी शामिल कर लिया गया, और बूंदी आपके राजपुताना का भाग बन गया, और फिर वो एकीकृत राजस्थान के अंदर हमें नजर आता है। इस तरह से विद्यार्थी बूंदी प्रजामंडल बना। और बूंदी प्रजामंडल के पहले भी कई सारी घटनाएं हुई। एक समय बूंदी प्रजामंडल निष्क्रिय हो गया, तो फिर बूंदी राज्य लोक परिषद गठन हुआ, उसके नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियां चली, उनके नेतृत्व में राजनीतिक अधिकारों की मांग को उठाया गया, और अंत में जाकर वो सारे मांग और अधिकार तब पूर्ण हुए जब बूंदी के अंदर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, वो एक लोकतांत्रिक देश का आपके भाग बना। तो यह विद्यार्थी आपके बूंदी प्रजामंडल के बारे में सारी बातें, लगभग हमने सारी बातों को लेने का प्रयास किया है। हमने वन लाइनर की तरह नहीं पढ़ा है, ना मैं पढ़ता हूँ, ना मैं पढ़ाता हूँ, ना मैं पढ़ने के लिए किसी बच्चों को कहता हूँ। पढ़े तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े। बच्चे क्या करते हैं कि बूंदी की राजनीतिक गतिविधियां प्रजामंडल और लोक परिषद को अलग पढ़ते हैं, और किसान आंदोलन को अलग पढ़ते हैं। अलग नहीं पढ़ना है, किसान आंदोलन से ही प्रेरित होते थे, राजनीतिक संगठन बनते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप रात को सो रहे हो, सुबह उठते आपने राजनीतिक संगठन का निर्माण कर लिया, ऐसा होता नहीं है। अलग अलग वर्ग जब असंतुष्ट होते हैं तो अलग अलग वर्गों के संगठन बनते हैं, और जब अलग अलग वर्ग सामूहिक हो जाते हैं तो फिर राजनीतिक संगठन बनते हुए दिखाई नजर आते हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से पढ़े बूंदी प्रजामंडल को। आपको ऐसा लग रहा हो कोई चीज मैंने छोड़ दी है, कोई चीज मैंने 19-20 कर दी है, कुछ मैंने गलत बता दिया हो। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ गलत ना पढ़ाया जाए, कम पढ़ा दिया जाए, पर सही पढ़ाया जाए। आप भी अपनी किताबों से देखें, आप भी अपने ग्रंथों से पढ़ें, गाइडों से पढ़ें, नोट से पढ़ें, वीडियो भी देख लें, और फिर एक संतुलित और अच्छे मिक्स किए हुए आपके नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें इसको। अगली क्लास में हम भारतीय क्षेत्र के जो अन्य प्रजामंडल है उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।